आज की ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, या आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं और एक बात आपको और बता देता हूँ, इससे पहले हम लोगों ने जो कवर की हुई हैं क्लासें, उन्हें जाकर भी आप लोग देख लीजिएगा। आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि एमपीपीएससी का पेपर कौन करवाता है। तो आज सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता है। तो इस आयोग के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो पहली क्लास में हम लोगों ने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में विस्तार से बात की हुई है, तो उस क्लास को भी आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी क्लास में हम लोगों ने एमपीपीएससी का पैटर्न, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा होता है उसका पैटर्न क्या है, कितने पेपर होते हैं, किस तरह के पेपर होते हैं, कितने नंबर के रहते हैं, कितना टाइम मिलता है, और ये पेपर का फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, इन सब पर हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है। और इस तरह की तमाम सवाल आपके दिमाग में रहते भी हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ जाकर आप लोगों को इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर भी आपका कोई जवाब नहीं मिलता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछिएगा और उन सवालों के भी जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज की इस क्लास में हमें पाठ्यक्रम देखना है, सिलेबस देखना है और कुछ पैटर्न भी आप लोगों को बता दूंगा। और देखिए, जब भी किसी परीक्षा के बारे में आपको जानना है और उसके बारे में हकीकत जानना है, कोई अपडेट हो रहा है, कोई सिलेबस से संबंधित जानकारी हो, पेपर से संबंधित जानकारी हो, तो उसकी मेन साइट पर, ऑफिशियल साइट पर आप लोग जाया करिएगा। अब जैसे आप लोगों को मध्य प्रदेश के बारे में जानना है, एमपीपीएससी के बारे में, तो आपको इसकी मेन साइट पर जाना चाहिए। और यहाँ आप लोग जाएंगे तो जो भी अपडेट होगा, जो भी जानकारी होगी एमपीपीएससी से संबंधित, वो सभी आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि फर्जी साइटें बनी हुई हैं, वहाँ गलत आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। तो यहाँ मेन साइट पर ही जाया करिएगा। एक बार आप लोग मध्य प्रदेश के बारे में जान लीजिए, उसके बाद हम लोग बाकी की बात शुरू करते हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा प्यारा भारत है। मध्य प्रदेश को आप लोग हृदय प्रदेश के से नाम से भी जानते हैं। देखिए, बीच में होने के कारण भोपाल इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया था। और आगे चलकर 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था। और जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भारत में एमपी मध्य प्रदेश हुआ करता था। अब आप देखते हैं कि राजस्थान का नंबर पहले पर है और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। इसकी सीमा आप देखेंगे तो आपकी उत्तर प्रदेश से लगती है, राजस्थान से लगती है, गुजरात से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, और आप देखेंगे इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। और यहाँ विधानसभा में वर्तमान में 230 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं, तो राज्यसभा में आपकी 11 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ का हाईकोर्ट अगर आप देखें तो इसकी मुख्य ब्रांच आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगी, जबलपुर में देखने को मिलेगी। और जबलपुर को आप लोग न्यायिक राजधानी भी कहते हैं। और आप लोगों को इसकी 2 खंडपीठ देखने को मिलेगी, एक तो इंदौर में है, दूसरी आपकी ग्वालियर में देखने को मिल जाएगी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं एमपीपीएससी के नए सिलेबस की, नए पाठ्यक्रम की। क्योंकि इससे पहले आप देखते थे कि आपके पास 3 प्रीलिम्स में 3 एक्ट आया करते थे और अच्छी खासी संख्या में उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। 22 से 23 क्वेश्चंस आ जाते थे और उन 3 एक्ट को आप लोग अधिनियमों को रट लेते थे और आपका प्रीलिम्स में आराम से सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब नया सिलेबस आ चुका है, बदल चुका है 2020 से। तो इसे देख लीजिए आप लोग। आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी 3 स्टेज होते हैं, 3 चरणों में होती है आपकी राज्य की जो लोक सेवा परीक्षा है। इसमें आप देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा होती है, जैसे आप लोग प्रीलिम्स के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका मुख्य परीक्षा होती है और तीसरा इंटरव्यू होता है। और आप सभी को मालूम होगा कि जब आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में पहुंचते हैं, और जब मुख्य परीक्षा में आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे तो इंटरव्यू में पहुंचेंगे। और जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है, इसमें आप देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, विकल्पीय है। मान लीजिए कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले
कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। आपके पास ऑप्शन दे दे 4, 20, 25, 28, 29। तो आप देखेंगे 29 आप लोग लगा देंगे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और मुख्य परीक्षा में आप देखते हैं कि आंसर लिखने होते हैं आप लोगों को, ठीक है। और इंटरव्यू में आप देखते हैं कि आपका पर्सनल एक तरह से टेस्ट रहता है, पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि 2 पेपर होते हैं, आप सभी जानते हैं। एक तो आपका प्रश्न पत्र फर्स्ट के नाम से जानते हैं, और प्रथम प्रश्न पत्र जैसे सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं। और इसमें आप देखते हैं कि इतिहास हो, भूगोल हो, संविधान हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और इसमें 100 क्वेश्चंस आपके सामने दिए रहेंगे आपके पेपर में। और इसके लिए 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। और एक ही दिन में आप देखेंगे दोनों प्रीलिम्स के पेपर आपके खत्म हो जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र होगा ये सामान्य अभिरुचि परीक्षण का, जिसे CSAT आप लोग कह देते हैं। ये भी 2 घंटे का रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और एक परीक्षा प्रीलिम्स केवल एक तरह से आप देखिए छानबीन के लिए रखी जाती है। अब आप सोचिए कि प्रीलिम्स ना करवा के मुख्य परीक्षा डायरेक्ट करवा दी जाए, तो बहुत सारे लोग आप देखिए जो तैयारी नहीं करते हैं और ऐसे ही मूड उठाकर आप देखिए चले आएंगे वो पेपर देने। इससे सरकार का बोझ भी बढ़ेगा, सरकार पर खर्च भी ज़्यादा होगा। तो इसी छटनी के लिए एक तरह से सरकार ने क्या किया, प्रीलिम्स रख दिया कि जो सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे वो ही आगे जाएंगे, ठीक है। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके आधार पर आपको पद मिलेगा, उसमें प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ेंगे। ये आप लोग क्लियर जान लीजिएगा। और इसमें प्रीलिम्स में आपका माइनस मार्किंग भी नहीं होता है। यूपीएससी में आप देखते हैं, यूपीपीसीएस में जाइए, माइनस मार्किंग होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चंस गलत हो जाता है तो आपको उसका भुगतान करना होगा, जो आपका सही होगा उसमें से काट लिया जाएगा कुछ। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, एमपीपीएससी में। और दूसरी बात आप देखिए, अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप लोग राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए भी उसमें टिक लगाते होंगे। तो याद रखिए उसमें दोनों पेपरों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपरों के आधार पर। और अगर आप लोगों ने केवल राज्य सेवा परीक्षा के लिए दे रहे हैं तो इसमें केवल प्रश्न पत्र पहले के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और दूसरा जिसे आप लोग CSAT के नाम से जानते हैं, इसमें केवल 33% नंबर आपको चाहिए होते हैं, यानी कि क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग क्लियर याद रखिएगा। और आप लोग इसकी मेन साइट पर जाकर आप लोग आंसर शीट देख सकते हैं जब आप लोग पेपर देंगे। और देखिए दोनों भाषाओं में रहता है, हिंदी में भी रहता है, अंग्रेजी में भी रहता है। तो किसी क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग तो हिंदी इंग्लिश का दोनों का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और आप देखेंगे, और इसमें आप लोगों को ये आप लोग सभी पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन जो भी इसमें जानकारी है ये आप लोगों को टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे PDF। और टेलीग्राम की लिंक आप लोगों को नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ, ठीक है। तो वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम सिलेबस की बात करते हैं। और जिसमें आप देखते हैं कि सामान्य पेपर जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का, और इसमें आप देखेंगे जो आपका 2 घंटे का रहता है, 200 नंबर का रहता है, और इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो वो कहाँ से पूछे जाएंगे? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य आप लोगों को पढ़ना होगा। और आप में से कई लोगों की ये शिकायत भी रहती है, हमारे पास सुविधा नहीं है, हम कोचिंग नहीं ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए अगर आप लोगों के पास सही गाइडलाइन मिल रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है, सही दिशा मिल रही है, तो आप बिना कोचिंग के भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं है। आपके पास स्टडी मटेरियल है, उपलब्ध हो रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। और कोचिंग का अभी भी मैं मानता हूँ कि कोचिंग का 5% योगदान, 95% आपका योगदान होती है, आपकी मेहनत होती है। तो आप लोग देखिए एक एक लाइन में जो सिलेबस है, इन्हें नोट्स बनाइए, अपने पास रखिए। कहीं से भी ढूंढ कर आप गूगल का सहारा लें, किताबों का सहारा लें, एक बार पहले नोट्स बना के रख लीजिए आप लोग।
तो इसमें आप लोगों को मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ना होगा, प्रमुख राजवंश पढ़ना होगा, और स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान क्या रहा है उसके बारे में पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और स्थापत्य कला के बारे में पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, बोलियों के बारे में पढ़ना होगा। प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य के बारे में पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियों के बारे में पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना होगा। और इसे यूनिट फर्स्ट के नाम से आप लोग कह देते हैं। और आगे चल के टाइम जब भी मिलता है तो इन सभी टॉपिक को हम लोग कवर भी करेंगे एक एक करके, तो आपको परेशान नहीं होना है। फिर आप लोग कह देते हैं कि दूसरा आप लोग देख लीजिए यूनिट, इसमें आप लोग भारत का इतिहास पढ़ना होगा। इसमें आप लोगों को प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, घटनाएं हैं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उन पर विस्तार से पढ़ना होगा। और 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन हुए उन पर भी बात करनी होगी, उन्हें भी पढ़ना होगा। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण किस तरह से हुआ, पुनर्गठन किस तरह से हुआ आज़ादी के बाद, क्योंकि आप देखिए 565 के करीब आप देखिए रियासतें थी और सभी आप देखिए अलग आज़ाद होने की बात कर रही थी। अगर आप सोचिए कि सभी आज़ाद हो जाते तो आप एक राज्य से दूसरे राज्य जाते तो आप सोचिए कि 2-4 रियासतों यानी कि 2-4 देशों की यात्रा कर चुके होते। और इसमें आप देखते हैं वल्लभ भाई पटेल साहब का, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का बड़ा योगदान रहा और पहले हमारे गृह मंत्री भी बने थे। और आप देखिए कि पहले उप प्रधानमंत्री भी थे वो। फिर आप देखिए कि मध्य प्रदेश का भूगोल आप लोगों को पढ़ना होगा। क्या? मध्य प्रदेश का भूगोल आपको पढ़ना होगा इसमें। और इसमें मध्य प्रदेश के वन हो गए, वनोपज हो गए, वन्यजीव हो गए, नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ पढ़ना है आपको। ये यूनिट 3 है। मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ना है। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक और खनिज संसाधन पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योगों पर आप लोगों को विस्तार से अध्ययन करना है, गहन अध्ययन। ठीक है। फिर आप लोगों को यूनिट 4 में आ जाना है और भारत एवं विश्व का भूगोल आपको पढ़ना है। इसमें भौतिक भूगोल पढ़ेंगे आप लोग, भौतिक विशेषताएं, प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक संसाधन, इसमें वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी, इन सब पर भी नज़र डालनी होगी। फिर सामाजिक भूगोल पढ़ेंगे जिसमें जनसंख्या संबंधी, जनांकिकीय, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, आर्थिक गतिविधियों पर विस्तार से पढ़ना होगा। फिर आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन, इन्हें भी पढ़ना होगा। फिर आप लोग विश्व के जो महाद्वीप हैं, देश हैं, महासागर हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, इन्हें भी पढ़ना होगा। विश्व के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ना है। परंपरागत और गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं इनके बारे में भी पढ़िएगा आप लोग। और फिर आप जाएंगे 5वीं यूनिट में। इसमें आप देखेंगे राज्य की जो संवैधानिक व्यवस्था है, मध्य प्रदेश राज्य की, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, इसके बारे में अध्ययन करना होगा। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। शॉर्ट में मत पढ़िएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप लोग MPPSC की तैयारी करें तो शुरू से ही आप लोग विस्तार में बड़ा डीपली पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। राज्य की अर्थव्यवस्था पर आप लोगों को पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश की जनांकी और जनगणना, और आप देखते हैं कि जनगणना सेंसस से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर परीक्षा में। मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, राज्य की प्रमुख जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पर पढ़ना होगा। फिर आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग 6वीं यूनिट में आ जाएंगे। भारत का संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भारतीय शासन अधिनियम 1919 पढ़िएगा, 1935 पढ़िएगा, संविधान सभा को पढ़िएगा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद के बारे में पढ़िएगा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़िएगा, कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था को पढ़िएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक हो गया, राष्ट्रीयकृत बैंक हो गया, सेबी, NSE, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के बारे में आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, ये भी पढ़ना है आप लोगों को। फिर आप लोग आ जाइएगा 7वीं यूनिट में। ठीक है,
और इसमें विज्ञान और पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों के बारे में पढ़िएगा। भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़िएगा। पर्यावरण एवं जैव विविधता के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ना होगा। पोषण, आहार और पोषक तत्व के बारे में पढ़ना होगा। मानव शरीर संरचना के बारे में पढ़ना होगा। कृषि उत्पाद तकनीक के बारे में पढ़ना होगा। खाद्य प्रसंस्करण के बारे में पढ़ना होगा। खाद्य स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में पढ़ना होगा। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन के बारे में आपको पढ़ना होगा। और इसके बाद 8वीं यूनिट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स के बारे में आपको पढ़ना है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत और मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, इन सब पर पढ़ना होगा। और एक न्यूज़पेपर अगर आप लोग फॉलो कर सकें तो अच्छी बात है। फिर आप लोग 9वीं यूनिट में आ जाइए और इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी हो गया, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हो गया, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स, ये सब आप लोग पढ़िएगा। और जब देखिए धीरे धीरे हम लोग सब कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर जल्दी कवर करना चाहते हैं तो इन सब को पढ़ लीजिएगा। देखिए नया एक तरह से आप कह लीजिए, या पहले भी इनसे क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब आप देखिए कि आपके सामने साफ तस्वीर कर दी कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आप देखेंगे राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं हो गई, भारतीय निर्वाचन आयोग हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, नीति आयोग हो गया, मानव अधिकार आयोग हो गया, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, इन्हें बड़े विस्तार से पढ़िएगा आप लोग। सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग, ठीक है, इन्हें भी हम लोग पढ़ेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, बस आप लोगों को इंतज़ार करना होगा क्योंकि धीरे धीरे हम लोग बड़े विस्तार से कवर करते जाएंगे। फिर आप लोग देखिए दूसरा पेपर आपका प्रीलिम्स का, जिसे आप लोग सामान्य अभिरुचि परीक्षण कह देते हैं, या ऐसे आप लोग CSET कह देते हैं, ठीक है। इसमें बौद्ध गम्यता, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल, तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधार संख्यन, संख्याएं, उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि 10वीं कक्षा स्तर का रहेगा। और आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा तक का रहेगा। हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल 10वीं कक्षा का रहेगा। लेकिन आप लोगों को यह एक बात क्लियर याद रखनी है, देखिए क्या रखिएगा कि आप लोग पुराने पेपर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आने वाले समय में हम लोग पुराने पेपरों को सॉल्व करेंगे तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो ये आप लोग नोट पढ़ते रहिएगा, टिप्पणी, ठीक है, ज़रूरी रहती है। तो ये आपका इंग्लिश में भी है सिलेबस, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रीलिम्स का ही सिलेबस है, पहले पेपर का हो गया ये, ठीक है। और यूनिट फर्स्ट हो गई है, जैसे हम लोगों ने हिंदी में देख लिया है। यूनिट सेकंड हो गई और यूनिट थर्ड हो गई इसमें। और आप देखेंगे फिर आपकी यूनिट 4 हो गई है, और आप देखेंगे यूनिट 5 हो गई ये आपकी, और इसमें आप देखेंगे यूनिट 6 हो गई है, और इस तरह से आप देखेंगे यूनिट आपकी 7 हो गई, और आप देखेंगे यूनिट 8 हो गई, और ये यूनिट 9 हो गई आपकी, और ये आप देखेंगे यूनिट 10 हो गई, ठीक है। तो ये आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। और ये आप देखिए पेपर सेकंड CSET के नाम से जानते हैं, उसका सिलेबस हो गया आपका, ये पाठ्यक्रम हो गया। तो इस तरह से आप लोग प्रीलिम्स खत्म। अब आप देखिए प्रीलिम्स का आप लोग पेपर देंगे और आपका रिजल्ट आया। ऊपर वाली से दुआ करता हूँ कि हम तो कहते हैं कि पहली बार में ही आपका हो जाए, और आपका पेपर हो गया, सेलेक्ट हो गए, तो आपकी देखिए उस समय आपकी तैयारी मुझे लगता है कि संभव ही नहीं है कि 3 महीने का टाइम मिले, 2 महीने का टाइम मिले। तो आप लोगों को पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए मुख्य परीक्षा की भी। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि प्रीलिम्स प्लस मुख्य परीक्षा की साथ साथ तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिएगा और आंसर राइटिंग करते रहिएगा। और लास्ट में आप लोग पेपर जब प्रीलिम्स नज़दीक है उस समय केवल प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए आप लोग पढ़िएगा। तो हम लोग राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के
की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पैटर्न देख लीजिए, कुल 6 प्रश्न पत्र होंगे, 6 पेपर होंगे और सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य होंगे, आपको ऐसा नहीं कि कोई छोड़ दें। प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बात करते हैं। इसे आप लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के नाम से जानते हैं। इसमें इतिहास और भूगोल पूछा जाएगा। ये 3 घंटे का रहेगा और आप देखेंगे कि आपके पास 300 नंबर का रहेगा और हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा। ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र ये सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड के नाम से रहेगा। सामान्य अध्ययन सेकंड के नाम से द्वितीय। राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 3 घंटे का ये रहेगा, 300 नंबर का रहेगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में छपा होगा। तृतीय प्रश्न पत्र ये सामान्य अध्ययन थर्ड के नाम से जानते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी, साइंस टेक 3 घंटे का रहेगा, 300 नंबर का रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। चतुर्थ पेपर सामान्य अध्ययन सेकंड, क्या सामान्य अध्ययन पेपर 4, दर्शन शास्त्र रहेगा, मनोविज्ञान रहेगा, लोक प्रशासन रहेगा। और मुझे लगता है कि पेपर 4 आप लोग पढ़ते हैं, इसका सिलेबस कवर करते हैं तो एक अच्छे इंसान आप लोग जरूर बन सकते हैं। ठीक है। 3 घंटे इसके लिए आपके पास समय रहेगा और आप देखेंगे कि 200 नंबर का रहेगा और आप देखेंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा ये। ठीक है। फिर आपका पंचम पेपर, 5वां पेपर सामान्य हिंदी और व्याकरण का रहेगा, 3 घंटे का समय रहेगा, 200 नंबर का रहेगा और हिंदी, और आप देखेंगे हिंदी में रहेगा ये। 6वां पेपर ये हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन होगा, 2 घंटे का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा और हिंदी में रहेगा ये। और इस तरह से आप देखेंगे कि 3 आपके 300 नंबर के हैं, यानी कि 900 हो गए, और 2 आपके 400 नंबर के, 200 नंबर के हैं, यानी कि 400 और 900 1300 हो गए आपके, और एक आपका 100 नंबर का है, यानी कि 1400 नंबर हो गए आपके मुख्य परीक्षा के। ठीक है। और इंटरव्यू 175 नंबर का है। इस तरह से टोटल आपके 1575 हो जाते हैं और 1575 नंबर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको पद दिया जाएगा कि कौन सा पद आपको मिलता है। अब हम लोग विस्तार से थोड़ा बात कर लेते हैं इन सभी पेपरों के बारे में। तो सामान्य अध्ययन में की प्रश्न पत्र पहला जो होगा, मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूं, तो 300 नंबर का रहेगा, समय इसमें 3 घंटे का होगा। और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में 2 खंड रहेंगे, आ और बा रहेंगे, और प्रत्येक खंड में आप देखेंगे 150 अंकों का होगा प्रत्येक खंड, और प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाइयों में विभाजित होगा और प्रत्येक इकाई से 3 अति लघु उत्तरीय, 2 आपकी लघु उत्तरीय और 1 आपका दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकती है। और आप लोग अगर पहला पेपर के, मुख्य परीक्षा के पहले पेपर के क्वेश्चंस पेपर देंगे तो आप लोग बहुत बेहतर समझ पाएंगे और आगे आने वाले समय में हम लोग उन पर भी विस्तार से बात करेंगे। और प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक रहेंगे, लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक रहेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 11 अंक का पूर्णांक रहेगा। और इस प्रकार प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक 30 नंबर का होगा, अंक 30 होंगे। और इसी प्रकार दूसरे खंड आ और बा में कुल पूर्णांक 150 का होगा, यानी कि टोटल 300 नंबर का रहेगा पहला पेपर। ठीक है। और प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न की आदर्श समय सीमा 10 शब्दों में आपको लिखना होगा। एक समय सीमा, वो शब्द सीमा दे दी जाती है ना कि 200 शब्द में आप 10 शब्द में, 50 शब्द में ये आंसर लिखिएगा, उसी की बात हो रही है। प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा 50 शब्द या 5 से 6 पंक्ति में आप लिख सकते हैं। और प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा 200 शब्द होगी। और मुझे लगता है कि ये दीर्घ, लघु, अति लघु, ये शब्द पढ़कर आप लोगों को बचपन की याद आने लगी होगी। आप लोग बचपन में ये शब्द देखते थे। फिर दूसरा पेपर आपका होगा मुख्य परीक्षा का सामान्य अध्ययन पेपर। सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में पूर्णांक 300 नंबर का रहेगा, समय 3 घंटे ही रहेगा। और सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, आ और बा, और प्रत्येक खंड आप देखेंगे 150 नंबर का रहेगा। और प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाइयों में विभाजित होगा और प्रत्येक इकाई में 3 अति लघु उत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। और यहाँ भी प्रश्नों की संख्या कम, आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकती है। और प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 3 अंक और लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र के लिए 5 अंक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पत्र के लिए 11 अंक दिए जाएंगे। और इसमें आप देखेंगे कि
आपका वही समय शब्द सीमा 10 शब्द, और आप देखेंगे लघु उत्तरीय के लिए 50 शब्द या 5 से 6 पंक्तियाँ, और दीर्घ उत्तरीय के लिए 200 शब्द की सीमा रखी गई है। तीसरा पेपर भी आप देखते हैं कि आपका 300 नंबर का रहेगा, 3 घंटे रहेगा, और इसमें अभी आप देखेंगे सामान्य अध्ययन की तृतीय प्रश्न पत्र में 10 इकाइयों में विभाजित होगा, और प्रत्येक इकाई से 3 आपके अति लघु उत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। इनकी भी संख्या कम या अधिक की जा सकती है। और आप देखेंगे जो छोटे, सबसे छोटे अति लघु उत्तरीय होंगे 3 नंबर का होगा, लघु उत्तरीय 5 नंबर का होगा, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका 11 नंबर का रहेगा। ठीक है, और इस तरह से इसमें भी 10 सीमा रखी गई है। अति लघु उत्तरीय में जो 3 नंबर का रहेगा वो 10 शब्द में या 1 पंक्ति में उनका आंसर दे सकते हैं। जो आपका 5 नंबर का रहेगा उसका आंसर आप 50 शब्द में या 5 से 6 लाइन में दे सकते हैं। और जो सबसे दीर्घ उत्तरीय रहेगा 11 नंबर का, उसमें आप 200 शब्दों में उसका आंसर दे सकते हैं। फिर आता है आपका पेपर 4, क्या सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र की बात हो रही है, जिसमें आप देखेंगे 200 नंबर का रहता है, और आप देखेंगे 3 घंटे का समय मिलता है। और सामान्य अध्ययन का चतुर्थ प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित होता है, जिसमें प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई से 5 अति लघु उत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय, और आप देखेंगे 1 दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और यहाँ भी प्रश्नों की संख्या कम बढ़ की जा सकती है। और प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र के लिए 2 अंक, और लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक, और आप देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पत्र के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, पूर्णांक होगा, तो ये भी याद रखिएगा। और इस प्रकार प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई के लिए कुल पूर्णांक 40 का होगा। और प्रश्न पत्र की 5वीं इकाई में संपूर्ण पाठ्यक्रम से 2 केस स्टडी की समीक्षात्मक टिप लिखनी होगी, और प्रत्येक केस स्टडी के लिए 20 अंक आपको दिए जाएंगे। और इस प्रश्न पत्र में कुल पूर्णांक 200 नंबर का रहता है। और प्रत्येक आप देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र के लिए शब्द सीमा 10 शब्द 1 पंक्ति में आप देख सकते हैं इसका आंसर, और लघु उत्तरीय के लिए 50 शब्द या 5 से 6 पंक्तियों में दे सकते हैं। और प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पत्र के लिए 200 शब्द में दे सकते हैं। और प्रत्येक केस स्टडी के लिए आदर्श शब्द सीमा 500 शब्द रखी गई है। आगे आप लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। अगर अभी आप लोगों ने देखे होंगे क्वेश्चंस तो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह से बात हो रही है। और आप देखेंगे पंचम प्रश्न पत्र 200 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय रहता है। पंचम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी और व्याकरण का होता है। और प्रथम प्रश्न पत्र में लघु उत्तरीय कुल 25 प्रश्न होंगे, और जो आप देखेंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र अलंकारों से संबंधित होगा, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न में आप देखेंगे 5 अंकों का होगा। तृतीय प्रश्न में आप देखेंगे 2 उप प्रश्न होंगे, जिसमें वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और 20 अंकों का होगा। और अंग्रेजी से हिंदी में आप देखिए ट्रांसलेशन आपको करना होगा, 15 अंकों का होगा। इस प्रकार अनुवाद हिंदी हेतु कुल अंक 35 रखे गए, हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में दोनों। और चतुर्थ प्रश्न पत्र हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा, जिसमें संधि समास, चतुर्थ प्रश्न है आपका, इसमें संधि समास विराम चिन्ह इत्यादि से प्रश्न पूछाए जाएंगे, और 20 अंक का होगा। ये सब आप लोगों ने पहले पढ़े हैं। 5वां प्रश्न आप देखेंगे प्रारंभिक व्याकरण और शब्दावलियों से संबंधित होगा, इसमें कुल 20 अंक होंगे। और 6वां प्रश्न अपठित गद्यांश से होगा, इसमें 20 अंक आपको मिलेंगे। 7वां प्रश्न पल्लवन और भाव पल्लवन अथवा भाव पल्लवन से संबंधित होगा, इसके लिए 10 अंक होंगे। 8वां प्रश्न गद्यांश के संक्षेपण से संबंधित होगा, इसके लिए 10 अंक होंगे। और प्रत्येक प्रश्नों की संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकती है, उप प्रश्न भी बन सकते हैं इनके। ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है, 5वां प्रश्न पत्र खत्म हो जाता है। अब 6वें प्रश्न पत्र में 100 नंबर का रहता है, 100 नंबर का रहता है, 2 घंटे का समय मिलता है आपको। और हिंदी निबंध और प्रारूप लिखना होता है इसमें। प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 3 प्रश्न होंगे। प्रथम प्रश्न क्रमांक 1 प्रथम निबंध होगा, जिसमें किसी एक विषय पर 1000 शब्दों में निबंध हिंदी में लिखना होगा। और प्रश्न में आंतरिक विकल्प भी होंगे कि इनमें से इन टॉपिक में से किसी एक पर आप लोग निबंध लिखिएगा। ये 50 अंक होंगे इसके लिए। प्रश्न क्रमांक 2 द्वितीय निबंध होगा, समसामयिक समस्या, इन निदान से संबंधित जो करंट में समस्याएं बनी हुई होंगी, या आप देखिए टॉपिक बना हुआ होगा, उसी से पूछा जाएगा। और इस विषय पर 500 शब्दों में निबंध लिखना होगा हिंदी में।
और प्रश्न के आंतरिक विकल्प यहाँ भी दिए गए होंगे कि नीचे दिए गए टॉपिक में से किसी एक पर आप लोग निबंध लिखिएगा। 25 नंबर का ये भी रहेगा। और प्रश्न क्रमांक 3 प्रारूप लेखन से संबंधित होगा। इसमें हिंदी 2 प्रारूपों का लेखन हिंदी में करना होगा और प्रत्येक प्रारूप लेखन में आदर्श शब्द सीमा 250 शब्द होगी और प्रश्न में आंतरिक विकल्प होंगे। यह 25 नंबर का होगा और प्रश्नों की संख्या कम या बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, या उप प्रश्न भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। अब आप देखते हैं कि पाठ्यक्रम की बात होती है, सिलेबस की बात होती है। तो सबसे पहले जो मुख्य परीक्षा में पहला प्रश्न पत्र होगा खंड आ, ठीक है। पहले प्रश्न पत्र में खंड आ होगा। इसमें इतिहास से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इतिहास संस्कृति से क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें इकाई 1 में क्या पढ़ोगे? भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक आपको कवर करना होगा, ठीक है। इकाई दूसरी में आप लोग क्या पढ़ेंगे? 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो इतिहास रहा है उसके बारे में पढ़ना होगा। मुगल शासक और उसका प्रशासन और मिश्र संस्कृति का अभ्युदय किस तरह से हुआ है उसके बारे में पढ़ना होगा। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या प्रभाव, उसके बारे में पढ़ना होगा। फिर इकाई 3 में आप लोग आएंगे और इसमें ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या रही है, कृषक आदिवासियों के विद्रोह कौन हुए, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और इसके नेतृत्वकर्ताओं के बारे में पढ़ना होगा। गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाएं क्या हुई हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ना होगा। इकाई 4 में आप लोग मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व, वास्तुकला के प्रमुख पक्ष मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। इकाई 5 में आप लोग मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें गोंडवाना, बुंदेली और बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल रियासत प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक, इन सब पर पढ़ना होगा। और वर्तमान मध्य प्रदेश के जो भौगोलिक संदर्भ है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अब इसी प्रश्न पत्र में आप देखते हैं प्रथम प्रश्न पत्र में मुख्य परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र में खंड बा होगा। इसमें आप लोगों को भूगोल पढ़ना होगा और इसमें इकाई 1 में आप लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। प्रमुख भौतिक लक्षण, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद, प्रथम प्रमुख भौगोलिक घटनाएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, चक्रवात, विश्व की जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण, जलवायु प्रदेश, जलवायु परिवर्तन, उसके प्रभाव। और इकाई 2 में आप लोग भारत का भूगोल, प्रमुख भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद, भारत की भू आर्कटिक प्रदेश, जलवायु, मानसून की उत्पत्ति, एल नीनो, जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण, जलवायु प्रदेश और प्राकृतिक संसाधन प्रकार और उपयोग इनका, जल, वन, मृदा, शैल, खनिज, इनके बारे में पढ़ना होगा। और जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण, नगरीय जनसंख्या और खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, संभावनाएं, महत्व, उद्योगों का स्थानीयकरण, उद्योगों की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएं, मांग पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इस पर विस्तार से बात करनी होगी। फिर आप लोग इकाई 3 में ही इसी में मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे और प्रमुख भू आकार की, प्रमुख नर्मदा घाटी, मालवा पठार के विशेष संदर्भ में, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, मृदा के बारे में, मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण, मृदा प्रसंस्करण, मृदा निर्माण, मृदा क्षरण, ह्रास की समस्याएं, समस्या गिर्द मृदा, उसके परिष्कार के तरीके, जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, प्रकार, वितरण, उपयोग, प्रमुख उद्योग, कृषि उत्पादन, उत्पाद, वन, खनिज आधारित उद्योग, राज्य की जनजातियाँ, आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संदर्भ में इन्हें पढ़ना होगा, तो छोड़ना कुछ नहीं होगा। और इकाई 4 में आप लोग जल एवं आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, पेय जल आपूर्ति, जल की अशुद्धि के कारण, गुणवत्ता प्रबंधन, जल प्रबंधन, भूजल, जल संग्रहण, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं, आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं, विस्तार की संभावनाएं, विशिष्ट खतरे, उनका समन, सामुदायिक योजना, संसाधन मानचित्रण, राहत, पुनर्वास, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार और जीवन रक्षा हेतु दक्षता, इन पर विस्तार से बात करनी होगी। इकाई 5 में आप देखेंगे भूगोल की आधुनिक तकनीक,
सुदूर संवेदन सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, घटक, उपग्रहों के प्रकार, सुदूर संवेदन का उपयोग, GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली, घटक उपयोग, GPS भौगोलिक पोजिशनिंग सिस्टम, आधारभूत संकल्पना उपयोग। बड़े विस्तार से पढ़ना होगा, ऐसे ही आप देखिए पद नहीं दे देंगे। तो इस तरह से आपका जो देखिए प्रश्न पत्र पहला होता है एक खत्म हो जाता है मुख्य परीक्षा का। अब चलिए आप लोग दूसरे प्रश्न पत्र में मुख्य परीक्षा के, जिसे आप लोग प्रश्न पत्र सेकंड के नाम से जानते हैं, सामान्य पेपर, सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड के नाम से, सामान्य अध्ययन सेकंड के नाम से आप लोग जानते हैं। इसमें खंड आ में क्या क्या पढ़ना है आपको, ये देख लीजिए। संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना के बारे में पढ़ना होगा। तो इसमें इकाई 1 में आप लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे, निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा, प्रमुख संशोधन, वैचारिक तत्व, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघवाद केंद्र, राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत, जनहित याचिकाओं के बारे में पढ़ना होगा। एक बात और आपको बता दूं, देखिए आप लोगों को पढ़ना है ही, प्रीलिम्स में पढ़ना है, उससे ज़्यादा विस्तार से आप लोगों को मुख्य परीक्षा में ही पढ़ना होगा। और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स आराम से आपका हो जाएगा। इकाई दूसरी देखिए, भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निजातीयता, भाषा, लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी और जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पढ़ना है। और इकाई 3 में आप देखेंगे संविधान के 73वां 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, जन भागीदारी और स्थानीय शासन के बारे में पढ़ना है। जवाबदेही और अधिकार, प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, जन आपके जो आप देखते हैं अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अति पिछड़ा वर्ग हो आयोग हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इनके बारे में पढ़ना है। लोकतंत्र की विशेषताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, समुदाय आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन, स्व सहायता समूह, मीडिया की भूमिका, समस्याएं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और सोशल मीडिया के बारे में आपको पढ़ना है। और इकाई 4 इसमें भारतीय राजनीतिक विचारक जैसे कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। इकाई 5 में प्रशासन और प्रबंधन, अर्थ, प्रकृति एवं महत्व, विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन के सिद्धांत, अवधारणाएं, शक्ति, सत्ता, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व, प्रत्यायोजन, संगठन के सिद्धांत, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र, आदेश की एकता, लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन, विकास प्रशासन, इस सब पर आप लोगों को पढ़ना होगा। और इस तरह से द्वितीय प्रश्न पत्र में खंडवा भी आता है, इसमें आप लोग अर्थशास्त्र पढ़ेंगे और समाजशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें इकाई 1 पढ़िए आप लोग, भारत में कृषि और उद्योग सेवा क्षेत्र के मुद्दे और पहल, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारतीय रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन, मौद्रिक नीति, अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी, नगद लेन देन, राजकोषीय नीति के बारे में, लोक वितरण प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां, चुनौतियां, गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, ये सभी आप लोग देखते हैं ना, तो इनके बारे में भी पढ़ना होगा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, विदेशी पूंजी की भूमिका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आयात निर्यात की नीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, आसियान, सार्क, नाफ्टा, ओपेक, इन सभी संगठनों के बारे में पढ़ना होगा। और इन संगठनों से आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। और इसमें आप देखेंगे इकाई 2 में मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना होगा। प्रमुख फसलें हो गई, कृषि जोत क्षेत्र हो गया, फसल प्रतिरोध, फसलों के उत्पादन, वितरण का भौतिक और सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, बीज, खाद की गुणवत्ता, आपूर्ति से जुड़े मुद्दे, कृषि के तरीके, उद्यान की, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली, पशुपालन आदि के मुद्दे, समस्याएं, कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडारण, विपणन से संबंधित समस्याएं, चुनौतियां आपको पढ़ना होगा। कृषि की कल्याणकारी योजनाएं, सेवा क्षेत्र का योगदान, मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा और संसाधन, और मध्य प्रदेश की जनांकीय परिदृश्य, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, औद्योगिक क्षेत्र, समृद्धि, प्रवृत्तियां, चुनौतियां, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन
उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन, ट्रेंड्स, ये सभी पर पढ़ना होगा। और इकाई आप देखिए 5, इकाई 3 में मानव संसाधन का विकास, शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीक शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा की गुणवत्ता, बालिकाओं की शिक्षा, निम्नलिखित वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे, उनकी कल्याणकारी कार्यक्रम, निःशक्त जन, वृद्धजन, बालक, महिलाएं, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। इकाई 4 में सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता, संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, संस्कार, विविध संदर्भ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, चतुष्ट, धर्म व मत पंथों का समाज पर प्रभाव, विवाह की पद्धति, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रसार शिक्षा, पंचायती राज सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठन एनजीओ की भूमिका, स्वयं सेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियां, कुटुंब न्यायालय, इन सब पर पढ़ना होगा। और मुझे लगता है कि आप लोग इस सिलेबस को पढ़ लेते हैं तो चारों वेदों का ज्ञान आप लोगों को ऑलरेडी हो जाएगा। हर क्षेत्र में आप लोग मास्टर बन जाएंगे, मास्टर ब्लास्टर। इकाई 5 में आप देखेंगे जनसंख्या, स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य शिक्षा, सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण, मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, मान्यताएं, विवाह, नातेदारी, धार्मिक विश्वास, परंपराएं, जनजातियों में पिछले पर्व व उत्सव, महिला शिक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु संबंध, कुपोषण के कारण व प्रभाव, पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल, प्रतिरक्षण, संक्रमक और असंक्रमक बीमारियों के उपचार, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उद्देश्य, संरचना, कार्य एवं कार्यक्रम के बारे में पढ़ना होगा आपको, WHO के बारे में। इस तरह से मुख्य परीक्षा का दूसरा पेपर भी आपका कवर हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग तीसरे पेपर पर, और इसमें आप देखेंगे विज्ञान एवं तकनीक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तृतीय प्रश्न पत्र में। इकाई 1 में कार्य बल, ऊर्जा के बारे में पढ़ना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण, वायुमंडलीय दबाव, कार्य के बारे में, इकाइयाँ और माप, दैनिक जीवन के उदाहरण, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि, परिभाषा, प्रसार का माध्यम, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि, शोर और संगीत, ध्वनि संबंधी शब्दावलियाँ, आयाम, तरंग, लंबाई, कंपन की आवृत्ति, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। विद्युत, विभिन्न प्रकार की सेल, परिपथ के बारे में, चुंबक, गुण, कृत्रिम चुंबक का निर्माण, उपयोग, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस, प्रतिबिंब निर्माण, ऊष्मा में आप ताप मापन, थर्मामीटर, ऊष्मा का रूपांतरण। इकाई दूसरे में आप जाएंगे तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, तत्व, यौगिक, मिश्रण, परिभाषा, सामान्य रासायनिक प्रतीक, गुण, पीक पर उपलब्धता देखनी होगी, पदार्थ, धातुएं, अधातुएं, आवर्त सारणी और आवर्तता के बारे में पढ़ना होगा, परमाणु, परमाणु संरचना, संयोजकता, बंध, परमाणु संलयन, विखंडन, अम्ल, क्षार, लवण, पीएच मान, मान सूचक, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, दैनिक जीवन में रसायन, इन सब पर आप लोगों को विस्तार से गहन अध्ययन करना होगा। इकाई तीसरे में सूक्ष्म जीव, जैविक कृषि के बारे में पढ़ना होगा, कोशिका संरचना एवं कार्य, इसके जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण, पौधों, पशुओं, मनुष्यों में पोषण, संतुलित आहार, विटामिन हीनता जन्य रोग, हार्मोन्स, मानव शरीर के अंग, संरचना, कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ना है, जीवों में श्वसन, सांस कैसे लेते हैं, पशुओं और पौधों में परिसंचरण, परिवहन, और पशुओं और पौधों में प्रजनन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बीमारियों के बारे में पढ़ना होगा आपको। और इकाई 4 में कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं, पीडी, जनरेशन, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग, कंप्यूटर की भाषाएं, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, विभिन्न उपयोगी पोर्टल और साइट और वेब पेजेज के बारे में आपको पढ़ना होगा। इकाई 5 में आप देखेंगे संख्याएं, प्रकार, इकाई मापन की विधियां, समीकरण, गुणनफल, लाभ, हानि, प्रतिशत, साधारण, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, सांख्यिकी में प्रायोगिकता, केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्यिका, बहुलक और विचारणशीलता की माप, प्रादर्श के प्रकार, ये सभी देखने होंगे। इकाई 6 में आप देखेंगे संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, आयुष चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की प्रारंभिक जानकारी, केंद्र और राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पढ़ना होगा, केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठनों के बारे में पढ़ना होगा। इकाई 4 में मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं, रिमोट सेंसिंग का इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बारे में, राजा रमन्ना
प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति, तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र बेंगलोर, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क बेंगलोर, इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर बेंगलोर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान तिरुवनंतपुरम, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून। इन सभी संस्थाओं के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को अपने पास रखनी होगी। भू स्तर उपग्रह, विक्षेपण यान की पीढ़ियाँ, जनरेशन, जैव प्रौद्योगिकी, परिभाषा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, उद्योग, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उपयोग, क्लोन्स, रोबोट्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बौद्धिक संपदा के अधिकार, पेटेंट, टिम्स, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीयों का योगदान, चंद्रशेखर वेंकट रमन हो गए, हरगोविंद खुराना हो गए, जगदीश चंद्र बसु हो गए, होमी जहांगीर भाभा हो गए, एम विश्वेश्वरैया हो गए, श्रीनिवास रामानुजन हो गए, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, सत्येंद्र नाथ बोस, राजा रमन्ना, प्रफुल्ल रॉय। विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन से दिए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ना होगा। इकाई 8 में ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, अर्थ, परिभाषा, उदाहरण, अंतर और ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा क्रय, उत्पादन योजना, नियंत्रण, रखरखाव, ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन आदि। इकाई 9 में आप लोग पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र एवं आयाम, भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक आदि। भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा, आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा, मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण परिवर्तन, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं, चुनौतियां, पर्यावरण क्षरण के कारण प्रभाव, पर्यावरण शिक्षा, सार्वजनिक जन जागरूकता के कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा और उसका स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंध, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की संवैधानिक प्रावधान, पर्यावरण संरक्षण नीतियों और नियामक ढांचा। ये 9वीं यूनिट में पढ़ना होगा। इकाई 10 भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा, महत्व, पृथ्वी भूपरपटी, मेंटल कोर, स्तनमंडल, जलमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति, आयु, भूविज्ञानिक समय सारणी, सेल, चट्टाने, परिभाषा, इनके प्रकार, अग्नि, अवसादी सादीय, कायांतिक सेलें, खनिज, अयस्क, जीवाश्म, अपक्षय, अपरदन, मृदा निर्माण, भूमिगत जल, प्राकृतिक कोयला, प्राकृतिक तेल, गैस। इन सब पर आपको एक अध्ययन करना होगा, ठीक है। और इस तरह से तीसरा प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा का, लिखित परीक्षा का कवर होता है। आप चलते हैं प्रश्न पत्र 4 में, चतुर्थ प्रश्न पत्र। इसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें इकाई 1 में आप दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक के बारे में पढ़ेंगे। सुकरात हो, प्लेटो हो, अरस्तु हो, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सावित्री बाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद और सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इनके बारे में पढ़ना होगा। इकाई 2 में मनोवृत्ति, इसमें विषय वस्तु, तत्व, प्रकार, मनोवृत्ति का निर्माण, मनोवृत्ति परिवर्तन, प्रबोधक, संप्रेषण, पूर्वाग्रह, विभेद, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता, अभिक्षमता, लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, असमर्थकवादी, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, समानुभूति, सहिष्णुता, कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना, करुणा, संवेगिक बुद्धि, अवधारणा, प्रशासन, शासन में इनकी उपयोगिता, अनुपयोग, व्यक्तिगत भिन्नताएं। ये आप लोग समझ रहे हैं, आपको अच्छा इंसान बना के छोड़ती हैं। इकाई 3 में मानवीय आवश्यकताएं और अभिप्रेरणा, लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण, मूल्य, प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा और तथा नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, लोक सेवकों हेतु आचार संहिता, शासन में उच्च मूल्यों का पालन। इकाई आप लोग 4 में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के प्रकार एवं कारण, भ्रष्टाचार का प्रभाव, भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय, समाज सूचना तंत्र, परिवार, भीषल विलोबर,
की भूमिका, भ्रष्टाचार पर राष्ट्र संघ की घोषणा, भ्रष्टाचार का मापन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल, लोकायुक्त के बारे में पढ़ना होगा। और इकाई 5 में केस स्टडी रहेगी, पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित रहेगी ये, ठीक है। और इस तरह से आपका पेपर 4 भी कवर हो जाता है। तो बड़ा सिलेबस है, इतना आसान भी नहीं है, आपको इतनी सुविधाएं देगा तो आपसे पूरा क्रियाक्रम भी करवा लेगा। और आप देखिए अब ये हिंदी में दिए गए आपके, अभी तक हम लोगों ने हिंदी में देख ली, उन्हीं का आप देख सकते हैं ट्रांसलेट कर लीजिए, या इंग्लिश मीडियम के जो छात्र रहते हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे रहते हैं, उनके लिए रहते हैं, तो इन्हें भी आप लोग देख लीजिए। ये पहले पेपर का आप देखिए सिलेबस है, पेपर फर्स्ट का पार्ट ए है आपका, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यूनिट 4 हो गई, यूनिट 5 हो गई, और अब देखिए एक पार्ट बी हो गया, इसमें यूनिट फर्स्ट हो गई, यूनिट सेकंड हो गई, पहले प्रश्न पत्र का ही है, ठीक है। यूनिट थर्ड हो गई, और यूनिट 4 हो गई, यूनिट 5 हो गई। ये आपका पेपर सेकंड आ जाता है मुख्य परीक्षा का, मेन परीक्षा का। और इसमें आप देखेंगे कि पार्ट ए हो जाता है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, यूनिट 5। इसे आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, और आपको मिल जाएगा MPPSC सिलेबस, आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा, वरना आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। ये पेपर सेकंड का आप देखिए कि पार्ट बी हो गया, यूनिट फर्स्ट हो गई आपका, यूनिट सेकंड हो गई, यूनिट थर्ड हो गई, यूनिट 4 हो गई, यूनिट 5 हो गई, यूनिट 5 हो गई। ये आपका थर्ड पेपर आ गया। इसमें साइंस टेक्नोलॉजी से यूनिट फर्स्ट हो गई, इसमें यूनिट सेकंड हो गई है, और इसमें आप देखेंगे यूनिट थर्ड हो गई है, और इसमें आप देखेंगे यूनिट 4 हो गई, यूनिट 5 हो गई आपकी ये, और यूनिट 6 हो गई, यूनिट 7 हो गई है आपकी, और ये आपकी यूनिट 7, यूनिट 8 हो गई, यूनिट 9 हो गई है, और यूनिट 10 हो गई है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और पेपर फोर्थ पेपर, इसमें आप देख लीजिए फिलॉसफी, ये सभी आप लोग पढ़ते होंगे, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, और यूनिट थर्ड हो गई, यूनिट 4 हो गई, यूनिट 5 हो गई, ठीक है। अब आप देखिए प्रश्न पत्र 5 बार जो सामान्य हिंदी व व्याकरण का रहता है, कुल 200 नंबर का रहता है, इसे भी देख लीजिए आप लोग। इसमें प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समकक्ष होगा। इसका उद्देश्य उम्मीदवार को की पढ़ने व समझने, भाषाई दक्षता, लेखन की योग्यता, हिंदी की में स्पष्ट सही विचार व्यक्त करने की क्षमता का मूल्यांकन करना है। और हिंदी प्रदेश है, आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश। सामान्यतः निम्नलिखित विषय सामग्री पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। ये आप देखेंगे 75 अंक के रहेंगे। अलंकार, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, सदेश, अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उपेक्षा, ये 10 नंबर के रहेंगे। अनुवाद वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, ये 35 नंबर का रहेगा। संधि समाज, विराम चिन्ह, ये आप देखें 20 नंबर का रहेगा। प्रारंभिक व्याकरण शब्दावली प्रत्येक 2 अंक का, ये इस तरह से आप देखें टोटल 20 का रहेगा, ठीक है। ये आप देखिए प्रशासनिक परिभाषा, शब्दावली, मुहावरे, कहावतें, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, और तत्सम तद्भव शब्द, पर्यावरण, पर्यायवाची शब्द, मानक शब्दावली, आपठित घनसांश 20 नंबर का रहेगा। फलवन, रेखांकित दी गई पंक्तियों का भाव फलवन, ये 10 नंबर का रहेगा। संक्षेपण, गद्यांश का 1/3 शब्दों में संक्षेपण, ये आप देखें कितना 20 नंबर का रहेगा। इस तरह से टोटल 200 नंबर हो गए। और ये षष्ठ पेपर, छठवां पेपर हिंदी लेखन, प्रारूप लेखन के लिए रहेगा। इसमें आप देखेंगे प्रथम निबंध जो लगभग 1000 शब्दों में रहेगा, इसके लिए 50 नंबर रहेंगे आपके। निम्नांकित क्षेत्रों में निबंध पूछा जा सकता है। पर्यावरण, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, शिक्षा में गुणवत्ता, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परंपरागत खेल, सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता, संस्कृति, योग, स्वास्थ्य, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, नेतृत्व विकास, सुशासन, नौकरशाही, जनजातीय विकास, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक जीवन, सामाजिक सरोकार, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास लक्ष्य, मादक पदार्थों का सेवन, दुष्प्रभाव, घरेलू हिंसा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, व्यवसायगत सरलता, गरीबी हो गई, आप देखिए कि महिलाओं की स्थिति हो गई। और दूसरा निबंध आपका 500 शब्द में रहेगा, जो आप देखिए करंट की घटनाएं रहती हैं उन्हीं पर, 25 अंक का रहेगा। प्रारूप लेखन शासकीय और अर्थशासकीय पत्र हो गए, परिपत्र हो गए, प्रपत्र हो गए, विज्ञापन आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक और प्रतिवेदन, अधिसूचना, टिप्पणी लेखन,
ये 250 शब्दों में रहेगा कोई दो, और 25 नंबर का रहेगा। इस तरह से 100 टोटल हो गए। और आप देखें, इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य ही अभ्यर्थी की हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति और उसके सामान्य हिंदी को के ज्ञान का परीक्षण करना होता है। और इस प्रश्न पत्र के उत्तर देने का माध्यम केवल हिंदी रखा गया है, अंग्रेजी यहाँ ऑप्शन नहीं है। इस तरह से आपका MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पाठ्यक्रम कवर होता है, सिलेबस कवर होता है। बड़े विस्तार से हम लोगों ने बात की हुई है। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं, पूछिएगा, और अगली क्लास में हम लोग उन क्वेश्चंस के, उन सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो पुराने क्वेश्चंस पेपर हैं उन पर बात कर लेंगे। ठीक है, और जो पहले सिलेबस के आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे उनके हम लोग 3 साल के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, और 3 साल की, अभी टोटल 6 साल की, 5-6 साल की कवर कर लेंगे। और मुझे लगता है कि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर आपको कम से कम 5 से 6 साल पुराने देखने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स के देखेंगे, उसके बाद हम लोग मुख्य परीक्षा में जाएंगे। चलिए, बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।